अध्याय 7 बैगमैन और क्राउच। हैरी रॉन को हटाकर खड़ा हो गया। वे धुंध भरे भीड़ में पहुंच गए थे। उनके सामने दो थके और चिड़चिड़े दिख रहे जादूगर थे, जिनमें से एक के हाथ में बड़ी सी सुनहरी घड़ी थी, जबकि दूसरे के हाथ में चमपत्र और कलम थी। दोनों ने ही मगलुओं के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वे यह कपड़े बड़े ही बचकाने तरीके से पहने हुए थे। घड़ी वाले आदमी ने ट्वीड सूट के साथ जांग तक ऊंचे जूते पहने थे, जबकि उसका साथी घाघरा और कंबल जैसा चोगा पहने हुए था, जिसमें सिर डालने के लिए छेद था। मिस्टर वीजली ने घाघरे वाले जादूगर को जूते वाली आवागमन कुंजी देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बालस। उस जादूगर ने जूता लेकर पास रखे एक बड़े से बक्से में फेंक दिया, जिसमें उपयोग आ चुकी आवागमन कुंजियां रखी थी। हैरी को उस बक्से में एक पुराना अखबार, सॉफ्ट ड्रिंक्स के खाली कैन और पंचर फुटबॉल दिखी। हेलो आर्थर, बासिल ने थके अंदाज में कहा। ड्यूटी पर नहीं हो हैं? कुछ लोगों का नसीब अच्छा होता है। हम यहाँ रात भर से काम कर रहे हैं। अच्छा यही रहेगा कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। 5:15 काले जंगल से जादूगरों का एक बहुत बड़ा समूह आने वाला है। जरा ठहरो, मैं तुम्हारे कैंप की जगह बता देता हूँ। वीजली कहाँ है? वीजली। उसने अपने चंपत्र की सूची को गौर से देखा। उस तरफ 4.5 मील पैदल चलना होगा। पहला ही मैदान है। साइट मैनेजर का नाम मिस्टर रॉबर्ट्स है। डिगोरी, आपका कैंप दूसरे मैदान में है। साइट मैनेजर मिस्टर पेन है। शुक्रिया बासिल, मिस्टर वीजली ने कहा और बाकी सभी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे वीरान भीड़ में चल दिए, हालांकि धुंध में उन्हें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 20 मिनट बाद एक गेट के पास पत्थर से बनी छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसके पार हैरी को तंबुओं के सैकड़ों भुताकार दिखाई दिए। तंबू जंगल के कोने पर एक बड़े मैदान में ढाल पर लगे थे। उन्होंने डिगोरी और सेड्रिक से विदा ली तथा झोपड़ी के दरवाजे की तरफ चल दिए। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा खड़ा तंबुओं को देख रहा था। हैरी एक नजर में ही समझ गया कि कई एकड़ों तक यही एकमात्र मगलू था। जब उस आदमी ने उसके कदमों की आवाज सुनी तो उसने अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। मिस्टर वीजली उत्साह से बोले, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मगलू ने जवाब दिया। क्या आप ही मिस्टर रॉबर्ट्स हैं? हाँ, मैं ही हूँ, मिस्टर रॉबर्ट्स ने कहा। और आप कौन हैं? वीजली। 2 टेंट्स हैं, 2 दिन पहले बुक किए थे। ठीक है, मिस्टर रॉबर्ट्स ने दरवाजे पर टंगी सूची को देखते हुए कहा। आपको वहां जंगल में जगह मिली है, सिर्फ एक ही रात रुकेंगे? हाँ, मिस्टर वीजली ने जवाब दिया। मिस्टर रॉबर्ट्स ने पूछा, आप अभी पैसे देंगे? हाँ, ठीक है, बिल्कुल, मिस्टर वीजली ने कहा। वे झोपड़ी से थोड़ा एक तरफ हटे और इशारा करके हैरी को अपने पास बुलाया। मेरी मदद करो हैरी। उन्होंने अपनी जेब से मगलुओं के नोटों की गड्डी निकाली और उसमें से नोट निकालने लगे। यह 10 का नोट है। ओ हाँ, मुझे इस पर लिखा अंक दिख रहा है। और ये 5 का नोट होगा। 20 का है, हैरी ने उन्हें धीरे से बताया। उन्हें इस बात से परेशानी हो रही थी कि मिस्टर रॉबर्ट्स उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहे थे। ओ हाँ, यह 20 का ही है। मुझे मगलुओं के नोट समझ में नहीं आते हैं। जब मिस्टर वीजली सही नोट लेकर पहुंचे तो मिस्टर रॉबर्ट्स ने पूछा, आप विदेशी हैं? विदेशी? मिस्टर वीजली ने हैरानी से कहा। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसे नोटों के साथ दिक्कत आई हो, मिस्टर रॉबर्ट्स ने मिस्टर वीजली को गौर से देखते हुए कहा। 10 मिनट पहले 2 लोगों ने यहाँ मुझे सोने के बड़े सिक्के देने की कोशिश की थी। अच्छा? मिस्टर वीजली ने बौखला कर कहा। मिस्टर रॉबर्ट्स ने चिल्ड्रन निकालने के लिए डब्बे में हाथ डाला। यहाँ पहले कभी इतनी भीड़ नहीं रही, मिस्टर रॉबर्ट्स ने धुंध भरे मैदान की तरफ देखते हुए अचानक कहा। सैकड़ों लोगों ने पहले से जगह बुक करवाई है। आमतौर पर लोग अचानक ही न जाने कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। अच्छा? मिस्टर वीजली ने चिल्ड्रन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मिस्टर रॉबर्ट्स ने चिल्ड्रन नहीं दिया। उन्होंने सोचते हुए कहा, हर जगह के लोग हैं, बहुत से विदेशी हैं, और सिर्फ विदेशी ही नहीं, अजीब तरह के लोग हैं। एक आदमी घाघरा और चोगा पहने घूम रहा था। मिस्टर वीजली ने चिंता से पूछा, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा लगता है ऐसा लगता है जैसे ये किसी तरह की रैली है, मिस्टर रॉबर्ट्स ने कहा। सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। उसी समय बैगी जैसा पैंट पहने हुए एक जादूगर मिस्टर रॉबर्ट्स के सामने वाले दरवाजे के पास हवा में प्रकट हुआ। उसने अपनी छड़ी मिस्टर रॉबर्ट्स की तरफ करते हुए कहा, विस्मृतो। तत्काल मिस्टर रॉबर्ट्स की आंखें घूम गईं, उनकी भौहें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर बेफिक्री का सपनीला भाव आ गया। हैरी समझ गया कि उसकी याददाश्त मिट चुकी है। आपकी साइट का नक्शा, मिस्टर रॉबर्ट्स ने मिस्टर वीजली से धीरे से कहा। और आपकी चिल्लर, मिस्टर वीजली ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बैगी वाला जादूगर उनके साथ कैंपसाइट के गेट तक गया। वह थका हुआ दिख रहा था। उसकी ठुड्डी नीली थी और उसकी आंखों के नीचे गहरी बैगनी छायाएं दिख रही थी। मिस्टर रॉबर्ट से दूर पहुंचने के बाद उस जादूगर ने मिस्टर वीजली से बुदबुदा कर कहा,
इसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। दिन में 10 बार तो उस पर याददाश्त भुलाने का मंत्र पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो खुश रहता है। और लूडो बैगमैन जरा भी मदद नहीं कर रहा है। वो पहलवानों और तूफानों के बारे में जोर जोर से बातें करते हुए घूम रहा है। उसे मगलू प्रतिरोधी सुरक्षा की जरा भी चिंता नहीं है। जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब जाकर मुझे चैन मिलेगा। मिलते हैं आर्थर। वो अंतर ध्यान हो गया। लेकिन मिस्टर बैगमैन तो जादुई खेल विभाग के अध्यक्ष हैं, जिनी ने हैरानी से पूछा। उन्हें तो मगलू के आसपास पहलवानों के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें लेकर कैंप साइट के गेट की तरफ चल दिए। लेकिन लूडो हमेशा से ही सुरक्षा के बारे में थोड़ा थोड़ा लापरवाह है। वैसे खेल विभाग का उससे ज्यादा उत्साही प्रमुख कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यह तो तुम जानते ही हो कि लूडो इंग्लैंड की क्विडिच टीम में था और वह विम्बोर्न वेस्प का अब तक का सबसे अच्छा मारक है। वे धुंध भरे मैदान में तंबुओं की लंबी कतारों के बीच चलते रहे। ज्यादातर तंबू लगभग सामान्य दिख रहे थे। जाहिर है उनके मालिकों ने मगलुओं की तरह तंबू लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनसे चूक यह हो गई थी कि उन्होंने अपने तंबू में चिमनी, घंटी या वायु सूचक यंत्र लगा दिए थे। बहरहाल कहीं कहीं पर इक्के दुक्के तंबू तो इतने जादुई दिख रहे थे कि हैरी को मिस्टर रॉबर्ट्स के संदेह पर कोई हैरानी नहीं हुई। मैदान में आधी दूरी पर बना एक तंबू किसी महल जैसा दिख रहा था। यह धारीदार रेशम का बहुत ही बेतुका मिश्रण लग रहा था और इसके प्रवेश द्वार पर कई जीवित मोर बंधे थे। थोड़ा आगे चलकर वे एक ऐसे तंबू के पास से गुजरे जो 3 मंजिला था और जिसमें कई कंगूरे थे। इससे थोड़े आगे एक ऐसा तंबू था जिसके सामने एक बगीचा लगा था, जिसमें पक्षी स्नान गृह, धूप घड़ी और फव्वारा भी था। हमेशा यही होता है, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा। जब हम जादूगर कहीं इकट्ठे होते हैं तो शान झाड़ने से कहीं नहीं चूकते हैं। ओह ये लो, देखो हमारा टेंट आ गया। वे मैदान के ऊपर जंगल के एकदम कोने तक पहुंच गए थे। वहां एक खाली जगह पर जमीन में एक छोटा सा साइन बोर्ड गड़ा था जिस पर लिखा था वीजली। इससे बढ़िया जगह और क्या होगी, मिस्टर वीजली खुशी से बोले। पिच बस जंगल के उस तरफ है, हम उसके बहुत पास हैं। उन्होंने अपने कंधे से बैग उतारा और रोमांचित होकर कहा, ठीक है, याद रहे किसी तरह के जादू की इजाजत नहीं है, खास तौर पर जब हम इतनी बड़ी तादाद में मगलुओं की जमीन पर हैं। हम हाथ से तंबू लगाएंगे, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मगलू भी तो हाथ से ही तंबू लगाते हैं। हैरी, तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? हैरी ने जिंदगी में कभी कैंपिंग नहीं की थी और तंबू नहीं लगाया था। डसली दंपत्ति उसे कभी पिकनिक पर नहीं ले गए थे। वे उसे हमेशा बूढ़ी पड़ोसन मिसेस फिक के यहाँ छोड़ जाते थे। बहरहाल उसने और हरमाइनी ने अंदाजा लगा लिया कि ज्यादातर खंबे और खूंटियां कहाँ लगनी चाहिए। मिस्टर वीजली मदद कम कर रहे थे और मुश्किलें ज्यादा खड़ी कर रहे थे, क्योंकि जब हथौड़े के इस्तेमाल की बारी आई तो वे बहुत ज्यादा रोमांचित हो गए। बहरहाल उन्होंने आखिरकार 2 भद्दे से तंबू तैयार कर लिए। वे सभी खड़े होकर अपने हाथ से लगाए तंबुओं को प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। हैरी ने सोचा, इन तंबुओं को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता कि ये जादूगरों के होंगे। लेकिन समस्या यह थी कि बिल, चार्ली और पर्सी के आने के बाद वे कुल मिलाकर 10 हो जाएंगे। लगता था हरमाइनी को भी इसी समस्या का अंदेशा था। इसलिए जब मिस्टर वीजली घुटनों के बल चलकर सबसे पहले तंबू के अंदर घुसे तो हरमाइनी ने हैरी को अजीब निगाहों से देखा। जगह थोड़ी कम है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब इसमें जैसे तैसे आ जाएंगे। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हैरी नीचे झुका, तंबू के अंदर घुसा और उसका मुंह खुला रह गया। अंदर पुराने जमाने का 3 कमरों का फ्लैट था, जिसमें बाथरूम और किचन भी था। अजीब बात यह थी कि इसकी सजावट ठीक वैसी ही थी जैसे मिसेस फिक के घर की थी। वहां अलग अलग आकार की कुर्सियों पर क्रोशिये के कवर थे और बिल्लियों की बदबू भरी थी। यहाँ ज्यादा समय तो रहना नहीं है, मिस्टर वीजली ने अपने सिर के गंजे हिस्से को रुमाल से पोंछा और बेडरूम में लगे 4 बंक बेड्स की तरफ देखकर कहा, मैंने ऑफिस में काम करने वाले पर्किंस से इन्हें मांगा है। कमर दर्द के कारण वह अब कैंपिंग नहीं करता है। उन्होंने धूल भरी केतली उठाकर उसके अंदर झांका। हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। मगलू ने जो हमें नक्शा दिया है उसमें एक नल दिख रहा है, रॉन बोला, जो हैरी के पीछे तंबू में आ गया था और इतने बड़े कमरे को देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ था। नल मैदान के दूसरे सिरे पर है। अच्छा, तो तुम, हैरी और हरमाइनी जाकर पानी ले आओ, मिस्टर वीजली ने केतली और जग देते हुए कहा। हम बाकी लोग आग जलाने के लिए लकड़ियां ले आते हैं। लेकिन हमारे पास तो ओवन है, रॉन बोला, हम उसी पर खाना क्यों नहीं बनाते? रॉन, मगलू प्रतिरोधी सुरक्षा। मिस्टर वीजली का चेहरा आशा से दमक रहा था। जब मगलू कैंपिंग करते हैं तो वो बाहर आग जलाकर खाना बनाते हैं। मैंने उन्हें ऐसा करते देखा है। लड़कियों का तंबू लड़कों के तंबू से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसमें बिल्लियों की बदबू नहीं थी। उसे देखने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी केतली और जग लेकर
नल की तरफ चल दिए। अब सूरज के उगने और धुंध के छटने के कारण वे हर दिशा में फैले तंबुओं के शहर को देख सकते थे। वे तंबुओं की कतारों के बीच धीरे धीरे चल रहे थे और उत्सुकता से चारों तरफ निहार रहे थे। हैरी को अभी अभी ये समझ में आया था कि दुनिया में कितने सारे जादूगर और जादूगरनियां होंगी। दरअसल उसने पहले कभी ये सोचा ही नहीं था कि दूसरे देशों में भी तो जादूगर होते होंगे। बाकी जादूगर भी अब जागने लगे थे। सबसे पहले छोटे बच्चों वाले परिवार जागे। हैरी ने इससे पहले कभी इतने छोटे जादूगर और जादूगरनियों को नहीं देखा था। बड़े पिरामिड के आकार वाले एक तंबू के बाहर 2 साल का एक बच्चा लेटा था। उसने एक छड़ी पकड़ रखी थी और वह उससे घास पर चल रहे एक घोंघे को कुरेद रहा था, जो धीरे धीरे फूलकर कचौड़ी जितना बड़ा हो गया था। जब वे उस बच्चे के पास पहुंचे तो उसकी मम्मी तेजी से तंबू से बाहर निकली। केविन, तुम्हें कितनी बार समझाया है, डैडी की छड़ी मत छूना, आउच। उन्होंने फूले हुए घोंघे पर पैर रख दिया था, जिससे उसका पेट फट गया। उन लोगों को पीछे से आवाज सुनाई दे रही थी कि वो महिला बच्चे को डांट रही थी। साथ ही उन्हें छोटे बच्चे की किलकारियां भी सुनाई दे रही थीं। आपने घोंघे पर पैर रख दिया, आपने घोंघे पर पैर रख दिया। थोड़े आगे जाने पर उन्हें 2 छोटी जादूगरनियां दिखी, जो केविन से थोड़ी ही बड़ी होंगी। वे खिलौना झाड़ुओं पर सवारी कर रही थी, जो सिर्फ इतनी ऊंची उड़ सकती थी कि लड़कियों के अंगूठे ओस वाली घास को छूते रहे। जादू मंत्रालय के एक जादूगर ने इन उड़ती हुई छोटी जादूगरनियों को देख लिया। वे तेजी से हैरी, रॉन और हर्माइनी के पास से निकलते हुए बुदबुदाए, दिन के उजाले में मुझे लगता है मम्मी डैडी चैन से सो रहे होंगे। यहाँ वहाँ वयस्क जादूगर और जादूगरनियां अपने अपने तंबुओं से बाहर निकल रहे थे। कई जादूगर नाश्ता बनाने लगे थे। कुछ ने चोरी छिपे चारों तरफ देखकर अपनी छड़ी से आग जला ली थी। बाकी लोग अपने चेहरे पर शक का भाव लिए माचिस जला रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही न हो कि इससे आग जल सकती है। 3 अफ्रीकी जादूगर बैठकर गंभीर चर्चा में डूबे हुए थे। वे तीनों लंबे सफेद दुशाले पहने थे और दहकती बैगनी आग में खरगोश जैसी कोई चीज भून रहे थे, जबकि कुछ अधेड़ अमेरिकी जादूगरनियां खुशी से गपशप करने में जुटी हुई थीं। उनके तंबुओं के बीच में सितारों से भरा एक बैनर लगा था, जिस पर लिखा था सालेम जादूगरनी संस्था। तंबुओं के पास से गुजरते समय हैरी को उनके भीतर से कई अजीब भाषाएं सुनाई दी। हालांकि उसे एक भी शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन हर आवाज रोमांच से भरी लग रही थी। तभी रॉन ने पूछा, मेरी आंखों को कुछ हो गया है या यहाँ सब कुछ सचमुच हरा है? रॉन की आंखों को कुछ नहीं हुआ था। वे तंबुओं के एक ऐसे समूह के बीच में पहुंच गए थे जो हरे तने और त्रिकोणी पत्तियों वाले तत्ती पत्तीय पौधों से ढके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अजीब आकार की छोटी छोटी पहाड़ियां उगाई हों। इन खुले हुए तंबुओं के नीचे मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे थे। फिर उन्हें पीछे से अपने नाम सुनाई दिए, हैरी, हैरी, रॉन, हर्माइनी। यह आवाज सीमस फिनिगन की थी, जो उनके साथ गरुड़द्वार में 4th ईयर में पढ़ता था। वो तत्पितिये के पौधे से ढके तंबू के सामने बैठा था। उसके पास ही बालुई रंग के बालों वाली एक महिला भी बैठी थी, जो उसकी माँ होनी चाहिए थी। और पास में ही उसका सबसे अच्छा दोस्त डीन थॉमस बैठा था। वो भी गरुड़द्वार में ही था। जब हैरी, रॉन और हर्माइनी हेलो कहने के लिए पास पहुंचे तो सीमस ने मुस्कुराते हुए कहा, सजावट पसंद आई? मंत्रालय के लोग कुछ खास खुश नहीं है। हम अपने रंग क्यों न दिखाएं, मिसेस फिनिगन बोली। जरा देखो, बल्गेरिया वालों ने अपने तंबू के ऊपर क्या लगा रखा है। तुम लोग भी तो आयरलैंड का समर्थन कर रहे हो, है ना? उन्होंने हैरी, रॉन और हर्माइनी को शक भरी निगाह से देखते हुए कहा। उन्हें यह आश्वासन देने के बाद कि वे सचमुच आयरलैंड का ही समर्थन कर रहे हैं, वे फिर से चल दिए। वहां से चलने के बाद रॉन बोला, इस तरह के माहौल में हम कुछ और कह भी तो नहीं सकते थे। हर्माइनी बोली, क्या पता बल्गेरिया वालों ने अपने तंबू के ऊपर क्या लगा रखा है। चलो चलकर देखते हैं। हैरी ने मैदान के ऊपर की तरफ लगे तंबुओं के एक बड़े समूह की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां लाल, हरे और सफेद रंगों वाला बल्गेरिया का झंडा हवा में लहरा रहा था। वहां पर तंबुओं के पौधों की सजावट नहीं थी। इसके बजाय हर तंबू पर एक ही तरह का पोस्टर लगा था, जिसमें एक बहुत चिड़चिड़ा चेहरा दिख रहा था, जिसकी काली भौहें बहुत घनी थीं। जाहिर है तस्वीर हिल रही थी, लेकिन इसमें लगा चेहरा बस पलके झपका रहा था और त्योरियां चढ़ा रहा था। रॉन ने धीरे से कहा, क्रम। क्या? हर्माइनी ने पूछा। क्रम, रॉन बोला, विक्टर क्रम, बल्गेरिया का खोजी। वह तो बड़ा ही चिड़चिड़ा दिखता है, हर्माइनी ने कहा, जब उसने इतने सारे पोस्टरों में क्रम को पलके झपकाते और त्योरियां चढ़ाते हुए देखा। चिड़चिड़ा? रॉन ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, किसे परवाह है कि वो कैसा दिखता है? वो गजब का खिलाड़ी है और उसकी उम्र भी बहुत कम है, यही कोई 18 साल होगी। वह कमाल का खिलाड़ी है। आज रात तक रुको, तुम खुद उसे अपनी आंखों से देख लेना। मैदान के सिरे पर लगे नल के सामने छोटी सी लाइन लगी थी। हैरी, रॉन और हर्माइनी भी जाकर लाइन में खड़े हो गए
उनके आगे दो लोग खड़े थे जिनमें गर्मा गर्म बहस हो रही थी। उनमें से एक बहुत बूढ़ा जादूगर था जो फलों वाला लंबा नाइट गाउन पहने था। दूसरा मंत्रालय का जादूगर लग रहा था। उसके हाथ में चौकड़ी वाला पेंट था और वो बहुत परेशान दिखते हुए चिल्ला रहा था, आर्ची इसे पहन लो, तुम नाइट गाउन में नहीं घूम सकते हो। गेट पर खड़ा मगलू पहले से ही शक कर रहा है। मैंने इसे मगलू दुकान से खरीदा था, बूढ़े जादूगर ने कड़क आवाज में कहा। मगलू इसे पहनते हैं आर्ची, इसे मगलू औरतें पहनती हैं, आदमी नहीं पहनते। आदमी यह पहनते हैं, मंत्रालय के जादूगर ने चौकड़ी वाला पैंट लहराते हुए कहा। मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा, बूढ़े आर्ची ने झुंझलाते हुए कहा। नहीं धन्यवाद, मुझे अपने अंदरूनी हिस्सों में खुली हवा अच्छी लगती है। यह सुनकर हरमाइनी को इतनी जोर से हंसी आई कि उसे सिर झुकाकर लाइन से बाहर निकलना पड़ा। वह तभी लौटी जब आर्ची पानी भरकर वहां से चला गया। लौटते समय वे धीमे धीमे चल रहे थे क्योंकि उनके हाथों में पानी भरे बर्तनों का बोझ था। वे अपने तंबू की तरफ जाने लगे। यहाँ वहां उन्हें कई परिचित चेहरे दिखे, हॉगवर्ट्स के दूसरे विद्यार्थी और उनके परिवार। वहां उन्हें ओलिवर वुड दिखा जो हैरी के हाउस की क्विडिच टीम का पुराना कप्तान था और पिछले ही साल हॉगवर्ट्स से पढ़कर निकला था। वो हैरी को खींचकर अपने तंबू में ले गया और अपने मम्मी डैडी से उसका परिचय करवाया। उसने हैरी को रोमांचित अंदाज में बताया कि हाल ही में पिडलमियर यूनाइटेड रिजर्व टीम के साथ उसका अनुबंध हो गया है। इसके बाद उन्हें मेहनत कश के 4th ईयर के विद्यार्थी अर्नी मैकमिलन ने आवाज देकर पुकारा। थोड़ी आगे चलने पर उन्हें चो चैंग दिखी जो बहुत सुंदर थी और चीलघाट टीम की खोजी थी। उसने हैरी को देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। जवाब में हाथ हिलाते समय हैरी के जग का पानी उसके कपड़ों पर फैल गया। रॉन की व्यंग्यात्मक हंसी को रोकने के लिए हैरी ने जल्दी से अपरिचित किशोरों के एक बड़े समूह की तरफ इशारा किया। उसने पूछा, तुम्हारे हिसाब से वे लोग कहाँ के हैं? वे तो हॉगवर्ट्स के नहीं हैं, है ना? लगता है किसी विदेशी स्कूल के होंगे, रॉन बोला। हालांकि मैं किसी विदेशी स्कूल में पढ़ने वाले जादूगर से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि विदेशों में भी जादू के स्कूल होते हैं। ब्राजील के एक जादूगरी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का बिल का पेन फ्रेंड था। यह कई साल पहले की बात है। बिल उससे मिलने जाना चाहता था, लेकिन मम्मी डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे। जब बिल ने उसे बताया कि वह नहीं जा पाएगा, तो उसके पेन फ्रेंड ने नाराज होकर उसे एक शापित हैट भेज दिया, जिससे बिल के कान सिकुड़ गए। हैरी हंस दिया। वो हैरान था कि दुनिया के दूसरे देशों में भी जादू की पढ़ाई होती है। बहरहाल उसने अपनी हैरानी को उजागर नहीं होने दिया। यहाँ पर इतने सारे देशों के जादूगरों को देखने के बाद उसकी आंखें खुल गई थीं। वह सोच रहा था कि वह भी कितना मूर्ख है। उसे पता होना चाहिए कि हॉगवर्ट्स जादूगरों का इकलौता स्कूल नहीं हो सकता। उसने हरमाइनी की तरफ देखा जो इस जानकारी से जरा भी हैरान नहीं दिख रही थी। निश्चित रूप से उसने किसी न किसी किताब में जादूगरों के दूसरे स्कूलों के बारे में पढ़ लिया होगा। जब वे लोग आखिरकार वीजली परिवार के तंबू में पहुंचे तो जॉर्ज बोला, तुम लोगों ने बड़ी देर लगा दी। रास्ते में कुछ जाने पहचाने लोग मिल गए थे, रॉन ने पानी के बर्तन नीचे रखते हुए कहा। तुमसे अभी तक आग नहीं जली? फ्रेड बोला। डैडी माचिस से खेल रहे हैं। मिस्टर वीजली को आग जलाने में जरा भी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उनकी कोशिश में कोई कमी भी नहीं थी। टूटी हुई तीलियां जमीन पर चारों तरफ पड़ी थीं, लेकिन मिस्टर वीजली को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें जिंदगी का भरपूर मजा आ रहा है। उप्स, वे बोले जब उनकी एक तीली जल गई, लेकिन हैरानी में उन्होंने उसे तत्काल नीचे गिरा दिया। हरमाइनी ने उनके हाथ से माचिस लेते हुए कहा, देखिए ऐसे मिस्टर वीजली। फिर वह उन्हें माचिस जलाने का सही तरीका सिखाने लगी। आखिरकार उन्होंने आग जला ली, लेकिन इसे अच्छी तरह से जलने में कम से कम 1 घंटा लगने की उम्मीद थी। इससे पहले वे उस पर कुछ नहीं पका सकते थे। ठीक से आग जलने का इंतजार करते समय देखने के लिए बहुत कुछ था। उनका तंबू पिच तक जाने वाले रास्ते के ठीक पास था। मंत्रालय के सदस्य तेजी से उस रास्ते पर आ जा रहे थे और गुजरते समय मिस्टर वीजली का हार्दिक अभिवादन कर रहे थे। मिस्टर वीजली आने जाने वालों के बारे में जानकारी दे रहे थे। वे खास तौर पर हैरी और हरमाइनी को बता रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे मंत्रालय के बारे में पहले से ही इतना जानते थे कि इस विषय में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वे कटबर्थ मॉकरिज हैं, पिशाच संपर्क कार्यालय के प्रमुख। ये आ रहे हैं गिलबर्ट विलंब, जो प्रयोगात्मक समूहन समिति में है। उनके सिंग उनके शरीर पर काफी समय से हैं। हेलो अर्नी। अर्नॉल्ड पेजगुड, वे विस्मृति कारक हैं, दुर्घटना जादू बचाव दल के सदस्य। वे बोर्ड और क्रोकर हैं, वे चुप्पे हैं। चुप्पा क्या होता है? खुफिया विभाग के हैं, जरा भी पता नहीं रहता कि वे क्या करने वाले हैं। आखिरकार आग अच्छे से जलने लगी। अभी उन्होंने अंडे और सॉसेज पकाना शुरू ही किया था कि तभी बिल, चार्ली और पर्सी जंगल से टहलते हुए वहां आ गए। अभी अभी अंतर्ध्यान होकर आ रहे हैं डैडी, पर्सी ने जोर से कहा। अरे वाह, लंच तैयार हो रहा है।
वे लोग अभी सॉसेज और अंडों की प्लेट को आधा ही खत्म कर पाए थे कि तभी मिस्टर वीजली उछलकर खड़े हो गए। वे मुस्कुराते हुए एक आदमी की तरफ हाथ हिला रहे थे जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। उन्होंने कहा, आहा, आज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति लूडो। हैरी ने अब तक जितने लोग देखे थे, निश्चित रूप से उनमें लूडो बैगमैन सबसे विचित्र दिख रहे थे। वे फूलों वाली नाइट ड्रेस पहनने वाले बूढ़े आर्ची से भी ज्यादा विचित्र दिख रहे थे। उन्होंने क्विडिच का लंबा दुशाला पहन रखा था जिस पर चमकीली पीली और काली धारियां थीं। उनके सीने पर ततैये की एक बड़ी तस्वीर थी। उनका शरीर गठीला था जो अब थोड़ा बेध्यानी का शिकार हो गया था। दुशाले में उनकी मोटी तोंद भी दिख रही थी जो निश्चित रूप से उन दिनों में नहीं रही होगी जब वे इंग्लैंड की क्विडिच टीम में खेलते थे। उनकी नाक मुड़ी हुई थी। हैरी ने सोचा शायद किसी पहलवान के कारण टूटी होगी। उनकी गोल नीली आंखों, छोटे सुनहरे बालों और गुलाबी रंगत के कारण वे किसी बड़े स्कूली बच्चे जैसे दिख रहे थे। ओहो, बैगमैन ने खुश होकर कहा। वे इस तरह चल रहे थे जैसे उनके पैर में स्प्रिंग लगी हो। वे सचमुच रोमांचित दिख रहे थे। आर्थर, उन्होंने आग के पास पहुंचकर कहा, वाह, कितना बढ़िया दिन है, कितना बढ़िया दिन है। इससे बढ़िया मौसम की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। रात को एक भी बादल नहीं होगा और इंतजाम में भी जरा भी गड़बड़ नहीं है। मेरे करने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं। उनके पीछे पीछे मंत्रालय के कुछ थके दिख रहे जादूगर तेजी से आए। वे दूर जलने वाली एक जादुई आग की तरफ इशारा कर रहे थे जिसकी बैगनी लपटें 20 फुट ऊपर तक उठ रही थीं। पर्सी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जल्दी से आगे पहुंचा। हालांकि पर्सी के राय में लूडो बैगमैन अपने विभाग को खराब तरीके से चलाते थे, लेकिन इसके बावजूद पर्सी उनसे जान पहचान करने के लिए बेताब था। ओह हाँ, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा बेटा पर्सी है। अभी अभी मंत्रालय में नौकरी लगी है। और यह फ्रेड है। नहीं, यह तो जॉर्ज है। फ्रेड तो वह है। बिल, चार्ली, रॉन, मेरी बेटी जिनी और रॉन के दोस्त हर्माइनी ग्रेंजर तथा हैरी पॉटर। जब बैगमैन ने हैरी का नाम सुना तो उन्होंने हैरानी से सांस अंदर खींची और उनकी निगाह फौरन हैरी के माथे के निशान पर पहुंच गई। मिस्टर वीजली ने आगे कहा, और ये है लूडो बैगमैन। तुम जानते ही हो कि ये कौन है। इन्हीं की बदौलत हमें इतने अच्छे टिकट मिले हैं। बैगमैन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया, मानो ये कह रहे हो कि कोई बड़ी बात नहीं थी। मैच पर शर्त लगाओगे आर्थर? उन्होंने उत्सुकता से पूछा और अपने पीले काले दुशाले की जेब खनखनाई। खनखनाहट से ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत से सोने के सिक्के रखे होंगे। रॉडी पोर्टनर ने तो शर्त लगाई है कि बल्गेरिया पहला गोल करेगा। मैंने उसे अच्छा भाव दिया है क्योंकि आयरलैंड के तीनों धावक जितने तेज हैं उतने तेज धावक तो मैंने आज तक नहीं देखे। अगाथा टिम्स ने अपने फार्म हाउस का आधा हिस्सा इस बात पर लगाया है कि मैच एक हफ्ता चलेगा। ओह, तो फिर ठीक है, मिस्टर वीजली ने कहा। अच्छा, आयरलैंड जीतेगा इस बात पर एक गैलियन लगाता हूँ। बस एक गैलियन? लूडो बैगमैन थोड़े निराश दिखे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और शर्त लगाएगा? ये लोग जुआ खेलने के लिए अभी बहुत छोटे हैं, मिस्टर वीजली ने कहा। मॉली इस बात को पसंद नहीं करेगी। तब तक फ्रेड और जॉर्ज अपने पास के पैसे इकट्ठे करके उन्हें गिन चुके थे। फ्रेड ने कहा, हम 7 गैलियन, 15 सिकल और 3 नट्स की शर्त लगाते हैं कि आयरलैंड जीतेगा, लेकिन सुनहरी गेंद बल्गेरिया का विकेट क्रम पकड़ेगा। और और हम इस बात पर नकली छड़ी को भी दांव पर लगाते हैं। तुम्हें मिस्टर बैगमैन को इस तरह की घटिया चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, पर्सी ने हिकारत से कहा। लेकिन बैगमैन को वो छड़ी घटिया नहीं लगी। इसके बजाय उनके लड़के जैसे चेहरे पर रोमांच की चमक आ गई जब उन्होंने फ्रेड के हाथ की छड़ी ली और छड़ी जोर की आवाज के साथ करते हुए रबड़ के मुर्गे में बदल गई। बैगमैन ने ठहाका लगाया, बहुत बढ़िया। मैंने बहुत सालों से इतनी अच्छी छड़ी नहीं देखी है। मैं इसके बदले में 5 गैलियन की कीमत दूंगा। पर्सी हैरान होकर नापसंदगी से ये सब देख रहा था। लड़कों, मिस्टर वीजली धीरे से बोले, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग शर्त लगाओ। यह तुम्हारी अब तक की सारी बचत है। तुम्हारी मम्मी। मजाक खराब मत करो आर्थर, लूडो बैगमैन ने अपनी जेबों को रोमांच से खनखनाते हुए कहा। ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये सोच समझकर काम कर सकते हैं। तो तुम शर्त लगाते हो कि आयरलैंड जीतेगा लेकिन सुनहरी गेंद क्रम पकड़ेगा। लड़कों, इस बात की संभावना नहीं है, जरा भी संभावना नहीं है। इस बात पर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा भाव दूंगा। हम मजेदार छड़ी के 5 गैलियन को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? जब लूडो बैगमैन नोटबुक और कलम निकालकर जुड़वा भाइयों के नाम लिखने लगे तो मिस्टर वीजली असहाय भाव से देखते रहे। बहुत बढ़िया, जॉर्ज ने बैगमैन के दिए चंपत्र को अपने दुशाले के सामने वाले हिस्से में रखते हुए कहा। फिर बैगमैन मिस्टर वीजली की तरफ मुड़े।
कुछ पीने के लिए है? मैं बार्टी क्राउच को ढूंढ रहा हूँ। बल्गेरिया का खेल प्रमुख मुश्किलें पैदा कर रहा है। समस्या यह है कि मुझे उसका कहा एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। बार्टी सब कुछ ठीक कर देगा। वह 157 भाषाएं जानता है। मिस्टर क्राउच, पर्सी बोला। अब उसके चेहरे से नापसंदगी का भाव अचानक गायब हो गया था और उसकी जगह पर रोमांच का भाव आ गया था। वे 200 से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। जलपरी, वेताल, दैत्य। दैत्य भाषा तो कोई भी बोल सकता है, फ्रेड बोला। इसके लिए तो बस इशारा करना और गुर्राना आना चाहिए। पर्सी ने फ्रेड को बहुत गुस्से से देखा और केतली में उबाल लाने के लिए आग को तेज करने लगा। लूडो, बर्था जोकिंस की कोई खबर मिली? मिस्टर वीजली ने पूछा जब बैगमैन नीचे घास पर उन सबके साथ बैठ गए। रत्ती भर भी नहीं, बैगमैन ने आराम से कहा। लेकिन वो लौट आएगी। बेचारी बर्था, उसकी याददाश्त रिश्ती कढ़ाई की तरह ही है और उसका दिशा ज्ञान बहुत गड़बड़ है। तुम ये बात लिख लो, वो भटक गई होगी। वो भटकती हुई अक्टूबर में किसी दिन ऑफिस में आएगी और यह सोचेगी कि अभी तो जुलाई चल रहा है। जब पर्सी ने बैगमैन को चाय का मग दिया तो मिस्टर वीजली ने सुझाव दिया, तुम्हें नहीं लगता कि उसकी तलाश में किसी को भेजना चाहिए? बटी क्राउच भी हर वक्त यही कहता रहता है, बैगमैन बोले और उनकी गोल आंखें मासूमियत से चौड़ी हो गईं। लेकिन इस वक्त हम इस काम पर किसी को भी नहीं लगा सकते हैं। ओह, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। बाटी! एक जादूगर अभी अभी उनकी आग के पास प्रकट हुआ था। बाटी क्राउच लूडो बैगमैन से बिल्कुल अलग दिख रहे थे, जो अपने ततैये वाले पुराने दिशारों में घास पर पसरे हुए थे। दो व्यक्तियों में इससे ज्यादा अंतर नहीं हो सकता था। बाटी क्राउच परंपरावादी, बूढ़े और शालीन थे। वे बेहतरीन सूट और टाई में थे। उनके छोटे भूरे बालों के बीच से निकली मांग बिल्कुल सीधी थी। उनकी छोटी टूथब्रश जैसी मूंछ ऐसे दिख रही थी जैसे उन्होंने इसे स्केल से नाप कर तराशा हो। उनके जूते बहुत चमचमा रहे थे। पर्सी नियमों को कठोरता से पालन करने में बहुत विश्वास रखता था। अब मिस्टर क्राउच ने मगलुओं जैसे कपड़े पहनने के नियम का इतनी अच्छी तरह से पालन किया था कि कोई भी उन्हें आराम से बैंक मैनेजर समझ सकता था। हैरी को लगा कि वार्नर अंकल भी उनकी हकीकत नहीं जान पाते। घास पर बैठने का मजा लो बाटी, लूडो ने अपने पास की जमीन पर थपथपाते हुए उत्साह से कहा। नहीं धन्यवाद लूडो, क्राउच ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ी अधीरता झलक रही थी। मैं हर जगह तुम्हें खोज रहा था। बल्गेरिया वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके लिए टॉप बॉक्स में 12 सीटें और लगवाई जाएं। अच्छा, तो वह ये कह रहे थे, बैगमैन बोला। मुझे तो लग रहा था कि वह आदमी चिमटियां मांग रहा है। उसकी भाषा बड़ी अजीब है। मिस्टर क्राउच, पर्सी हाफते हुए अभिवादन में इतना नीचे झुका कि किसी कुबड़े जैसा दिखने लगा। आप चाय लेंगे? ओह, पर्सी को थोड़ा हैरान दिखते हुए कहा। हाँ धन्यवाद वेदरबी। फ्रेड और जॉर्ज सिर झुकाकर हंसने लगे। पर्सी के कान बहुत गुलाबी हो गए और वह केतली को संभालने में व्यस्त हो गया। और मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ आर्थर, मिस्टर क्राउच ने अब मिस्टर वीजली को पैनी निगाह से देखते हुए कहा। अली बशीर बगावत पर उतर आया है। वह उड़ने वाले गलीचों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बारे में तुमसे बात करना चाहता है। मिस्टर वीजली ने गहरी आह भरी। मैंने इसके बारे में उसे पिछले हफ्ते ही उल्लू भेजा है। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। 100 बार वही बात पूछने का क्या तुक है? गलीचों के प्रतिबंधित जादू योग्य वस्तुओं की सूची के तहत मगलू वस्तु घोषित किया गया है, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह मानेगा, मिस्टर क्राउच ने पर्सी से चाय का कप लेते हुए कहा। वह यहाँ पर उनका निर्यात करने के लिए उतावला है। बैगमैन ने पूछा, ब्रिटेन में गलीचे झाड़ुओं की जगह तो नहीं ले लेंगे, है ना? अली को लगता है कि पारिवारिक वाहन के रूप में गलीचे की बाजार में अच्छी मांग होगी, मिस्टर क्राउच ने कहा। मुझे याद है कि मेरे दादाजी के पास भी एक गलीचा था जिस पर 12 लोग बैठ सकते थे, लेकिन ये तब की बात थी जब गलीचों पर प्रतिबंध नहीं लगा था। उन्होंने यह बात इसलिए कही ताकि किसी को भी इस बारे में गलतफहमी न हो कि उनके पूर्वज नियमों का कठोरता से पालन नहीं करते थे। बैगमैन ने उत्साह से कहा, तो काफी व्यस्त हो बाटी? हाँ, मिस्टर क्राउच ने रूखेपन से जवाब दिया। 5 महाद्वीपों में आवागमन पूंजी की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है लूडो, मिस्टर वीजली बोले। मुझे लगता है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो आप दोनों को बहुत खुशी होगी। लूडो बैगमैन सदमे में आ गए। खुशी? इतना ज्यादा मजा पहले कभी नहीं आया। वैसे ऐसा नहीं है कि इसके बाद हमारे पास कोई और रोमांचक आयोजन नहीं होगा, है ना बाटी? अगला आयोजन भी तो करना है ना? मिस्टर क्राउच ने बैगमैन की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा और कहा, हमने तय किया था कि जब तक सारी बातें पक्की नहीं हो जाती तब तक हम घोषणा नहीं करेंगे। सारी बातें? बैगमैन ने इन शब्दों को हवा में उड़ाते हुए कहा। उन्होंने दस्तखत तो कर ही दिए हैं।
वे तैयार हो गए हैं, है ना? मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि इन बच्चों को जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा मतलब है ये हॉगवर्ट्स में ही तो होने वाला है। लूडो, हमें बल्गेरिया वालों से मिलना पड़ेगा। मिस्टर क्राउच ने बैगमैन की बाट काटते हुए तेजी से कहा। चाय के लिए धन्यवाद वेदरबी। उन्होंने चाय पिए बिना ही मग पर्सी को दे दिया और लूडो के उठने का इंतजार किया। बैगमैन मुश्किल से उठकर खड़े हुए और उन्होंने अपनी चाय का आखिरी घूंट खत्म किया। उन्होंने अपनी जेब से सोने के सिक्के खुशी से खनखनाए। तुम सभी से मैं बाद में मिलता हूँ, उन्होंने कहा। मैं भी तुम लोगों के साथ टॉप बॉक्स में ही रहूंगा, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। उन्होंने हाथ हिलाया। बाटी क्राउच ने थोड़ा सा सिर झुकाकर अभिवादन किया और फिर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। हॉगवर्ट्स में क्या होने वाला है डैडी? फ्रेड ने तुरंत पूछा। वे लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इस जानकारी को तब तक गोपनीय रखना होगा जब तक मंत्रालय से जारी करने का निर्णय नहीं ले लेता, पर्सी ने कड़क आवाज में कहा। मिस्टर क्राउच ने ठीक किया जो इस जानकारी को उजागर नहीं होने दिया। ओह चुप रहो वेदरबी, फ्रेड बोला। दोपहर ढलने के साथ रोमांच का एहसास कैंप साइट पर बादल की तरह मंडराने लगा। गर्मी की शांत हवा शाम तक आशा से थिरकने लगी और जब हजारों इंतजार करने वाले जादूगरों पर अंधेरा पर्दे की तरफ फैलने लगा तो मगलू बनने के नाटक के आखिरी अवशेष भी गायब हो गए। मंत्रालय ने भी अवश्यम भावी के सामने सिर झुका लिया और जादू के स्पष्ट लक्षणों से लड़ना बंद कर दिया जो अब हर तरफ दिखाई देने लगे थे। सेल्समैन कुछ फुट दूरी पर प्रकट हो रहे थे। उनकी ट्रे और गाड़ियों में असाधारण जादुई सामान रखे थे। चमकदार गुलाब थे, आयरलैंड के हरे और बल्गेरिया के लाल, जो चिल्ला चिल्ला कर खिलाड़ियों के नाम बता रहे थे। तिपतिये से सजे हरे नुकीले हैट नाच रहे थे। बल्गेरिया के स्कार्फ थे जिन पर लगे शेर सचमुच दहाड़ते थे। इसके अलावा दोनों देशों के झंडे थे जिन्हें लहराने पर उनका राष्ट्रगीत अपने आप बजने लगता था। फायरबोल के छोटे छोटे मॉडल भी थे जो सचमुच उड़ते थे और मशहूर खिलाड़ियों की आकृतियां भी थी जो हथेली पर इठलाती हुई चलती थी। सारी गर्मी अपने जेब खर्च इसीलिए तो बचाया था, रॉन ने हैरी को बताया जब उसने और हरमाइनी ने सेल्समैन से सामान खरीदा। रॉन ने अपने लिए तिपतिये का एक नाचने वाला हैट और एक बड़ा हरा गुलाब खरीदा। साथ ही उसने बल्गेरिया के खोजी विक्टर क्रम की एक छोटी आकृति भी खरीद ली। छोटा सा क्रम रॉन की हथेली पर आगे पीछे चलने लगा और अपने ऊपर लगे हरे गुलाब की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखता रहा। इन्हें तो देखो, हैरी जल्दी से एक गाड़ी की तरफ बढ़ा जिस पर पीतल की दूरबीनें ऊपर तक भरी हुई थीं। इन दूरबीनों पर बहुत से अजीब बटन डायल लगे थे। सर्वदर्शक दूरबीन, जादूगर सेल्समैन ने उत्साह से कहा। इसमें आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं, हर चीज को धीमा करके देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक एक मूव देख सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में, 10 गैलियन में एक। काश मैंने ये सब सामान नहीं खरीदा होता, रॉन ने अपने नाचने वाले हैट की तरफ इशारा करते हुए कहा और सर्वदर्शक दूरबीन को हसरत से देखने लगा। हैरी ने जादूगर से दृढ़ता से कहा, 3 दे दो। नहीं, मेरे लिए मत लेना। रॉन का चेहरा लाल हो गया। वो हमेशा इस बारे में बहुत संवेदनशील रहता था कि हैरी को उसके माता पिता की दौलत विरासत में मिली थी और उसके पास रॉन से बहुत ज्यादा पैसे रहते थे। तुम्हें क्रिसमस पर तोहफा नहीं दूंगा, हैरी ने रॉन और हरमाइनी के हाथ में सर्वदर्शक दूरबीन पकड़ाते हुए कहा। लगभग 10 साल तक, रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। तब ठीक है। धन्यवाद हैरी, हरमाइनी बोली। और मैं कार्यक्रम विवरण ले लेती हूँ, ठीक है? जब वे अपने तंबू में लौट कर आए तो उनके पर्स काफी हल्के हो चुके थे। बिल, चार्ली और जीनी ने भी हरे गुलाब खरीद लिए थे और मिस्टर वीजली आयरलैंड का झंडा लेकर चल रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज ने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि वो अपने सारे पैसे बैगमैन को दे चुके थे। और फिर घंटा बजने की एक जोरदार आवाज जंगल के पार से गूंजती हुई आई। अचानक पेड़ों के बीच हरी और लाल लालटेनें जलने लगी और पिच के रास्ते पर काफी रोशनी हो गई। चलने का समय हो गया है, मिस्टर वीजली ने कहा, जो बाकी लोगों की तरह ही रोमांचित थे। चलो अब चलते हैं।